हेलो गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने लास्ट का जो लेक्चर था उस लेक्चर के अंदर हमने यूनिट नंबर सेकंड और चैप्टर नंबर 6 जो हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम क्या था? अचर गुणांकों वाली रैखिक अवकल समीकरण, और जिसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है सुनिए। जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है फंक्शन ऑफ डी वाई इक्वल टू क्यू। फंक्शन ऑफ डी वाई बराबर में क्यू, और इसका जो सॉल्यूशन होता है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन होता है वाई इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ये होता है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन? कंप्लीट। यानी हमारे कितने टारगेट होते हैं? दो। एक तो सी एफ और दूसरा पी आई। सी एफ होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पी आई होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, जिसे हम बोलते हैं विशिष्ट समाकल। अब बात करते हैं हाँ कि अगर Q की वैल्यू 0 है तो फिर ओनली हमें क्या निकालना पड़ता है? सी एफ। फिर पी आई निकालना नहीं पड़ता। तो फिलहाल हम सबसे पहले क्वेश्चंस इसी के करेंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज क्वेश्चंस 6A के। कौन सी एक्सरसाइज के? 6A। चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। पहला ही एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है सुनिएगा। क्या है एग्जाम्पल बुक के अंदर? d3y अपॉन dx³ माइनस 3d2y अपॉन dx² प्लस 4y इक्वल में क्या है? 0। देखो इक्वल में 0 आ गया ना। सबसे पहला काम, ये जो इक्वेशन हमको दी है उसे प्रतीकात्मक रूप में चेंज कीजिए। कौन से रूप में? हाँ, संकारक रूप, प्रतीकात्मक रूप। अब सुनो, कैपिटल डी किसको रिप्रेजेंट करता है? डी अपॉन dx को। यही कल सिखाया था मैंने लास्ट के लेक्चर में। अब सुनिए, y और ये y तो कॉमन, पर d3 यानी कितनी बार डिफरेंशिएशन? 3 बार। तो d की पावर 3 माइनस 3, और ये कितने टाइम डिफरेंशिएशन? 2 बार, प्लस 4 y इक्वल टू 0। अब इसको देखो, स्टैंडर्ड इक्वेशन फंक्शन ऑफ d y इक्वल में 0, क्यू की वैल्यू 0 है। तो अब इसका वर्किंग मेथड, CF ज्ञात करने की क्रिया विधि, जो मैं कल आपको सिखाई थी। लास्ट का जो लेक्चर था हमारा, उस लेक्चर में हमने सीखा था कि CF कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसकी क्रिया विधि क्या है, इसका वर्किंग मेथड क्या है। तो अच्छे से सुने और समझे। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? सहायक समीकरण। क्या बनाते हैं? सहायक समीकरण, ऑक्सिलरी इक्वेशन। और ये कैसे बनाएंगे? डी की जगह एम सिखाया था। डी की जगह क्या रखना है आपको? एम रखना है। अब इस समीकरण के या तो डायरेक्ट फैक्टर हो जाएंगे, और अगर डायरेक्ट फैक्टर नहीं होते तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? फिर एम की कोई वैल्यू रख के चेक करनी पड़ती है। वो हम सीखेंगे धीरे धीरे, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे वैसे सीखते जाएंगे हम। चलो फिलहाल चेक करो इसके डायरेक्ट फैक्टर हो रहे हैं क्या। इस माइनस के 3m² को ऐसे लिख देते हैं -4m² प्लस m²। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये फैक्टर हो सकते हैं इसके? चेक कीजिए, ये माइनस का 3m² और ये, लेकिन ये फैक्टर नहीं होंगे ऐसे। तो एक काम कीजिए, इसके फैक्टर ये नहीं हो रहे, यानी इस समीकरण के फैक्टर डायरेक्ट नहीं हो रहे। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन बिल्कुल सही। हाँ, सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम कि क्वेश्चन को सही लिखें। तो देखते हैं एक बार, d3y माइनस 3d बिल्कुल सही। तो अब जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि समीकरण के डायरेक्ट फैक्टर नहीं हो रहे। अब डायरेक्ट फैक्टर नहीं हो रहे तो सोचो, एक बात बताओ, अपन ने जब आप स्कूल लाइफ में थे तो स्कूल लाइफ में आपने एक बात सीखी होगी, m में घात कितनी है? 3।
यानी 3 घात की समीकरण है। अगर ये द्विघात होती, 2 पावर में होती, कितने पावर में होती, 2, तो हम श्रीधराचार्य मेथड लगा लेते। लेकिन ये कितने पावर में इक्वेशन है, 3, तो फिर ऐसे में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट फैक्टर तो हो नहीं रहे, तो m की कोई वैल्यू रख के देखो। क्या m बराबर 1, m की वैल्यू 1 रखो, यहां 1 -3 +4, क्या ये कैंसिल हो रहे हैं सब, नहीं हो रहे। चलो m की वैल्यू 1 रखने पे ये इक्वेशन 0 नहीं हो रही। चलो m की वैल्यू 1 रखते हैं, सॉरी -1 रखते हैं, 1 तो हमने रख ली ना। अब m की वैल्यू रखते हैं -1, तो -1 का क्यूब तो -1, -1 का स्क्वायर +1, और तो अब ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। यानी ये क्या हुआ कि m की वैल्यू हमने कितनी रखी, -1, तो ये इक्वेशन 0 हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर m बराबर -1 पे इक्वेशन 0 हो रही है, तो m+1 इसका क्या है, एक गुणनखंड होगा, एक फैक्टर होगा। अगर ये m बराबर 1 पे होती तो m-1, आई बात समझ में, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। अगर m बराबर 1 पर ये इक्वेशन 0 होती है तो m-1 इसका एक फैक्टर होगा। लेकिन इस प्रश्न में किस में हो रही है, m = -1 पे, तो फिर m+1 इसका एक फैक्टर होगा। और भी वैल्यू ले सकते हो आप, m की वैल्यू 2 ले लीजिए, अगर 2 पे 0 हो रही है तो m-2 इसका एक फैक्टर होगा। अगर -2 पे होती है तो m+2 इसका फैक्टर होगा। अब बात करते हैं यार, सेकंड फैक्टर को हम कैसे निकालेंगे। ये जो सेकंड फैक्टर निकलेगा वो कैसे निकलेगा, ये जो m+1 आया ना गुणनखंड, ये फैक्टर आया, इसका डिवाइड करेंगे इसमें। देखो डिवाइड कैसे करेंगे, ये भी आप अच्छे से जानते हो, स्कूल में सीख रखा है ना आपने ये, कि ऐसे हम डिवाइड करके फैक्टर, जैसे m+1। चलो हम सीखते हैं, मैं आपको सिखाता हूं, सीखो। m की वैल्यू क्यूब, यहां से टीप के सेम नीचे लिख देते हैं। अब इस m से किसको मल्टीप्लाई करूं कि m क्यू आ जाए, तो हमें m² से मल्टीप्लाई करना तो पड़ेगा, ताकि m² और m क्या हो जाएंगे, m3। ये m² 1 से भी टकराएगा, और ये रिजल्ट साइन चेंज कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये कितना का -4m² +4। अब -4m² लिख दीजिए, तो हमें किससे, -4m से, तभी तो -4m और m, -4m², -4m 1 से भी टकराएगा। तो अब साइन चेंज करेंगे तो प्लस, और ये भी प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी, रिजल्ट कितना बचा, 0। तो कितनी बार डिवाइड हुआ देखिए, m² -4m। आई बात समझ में। अब सुने, इसमें से m कॉमन आ रहा है, देखिएगा अच्छे से सुनो, इसमें और एक प्लस का 4, अच्छा 4 है, 4m नहीं है, ध्यान से सुनो, 1 मिनट, एक कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, यहां पे प्लस में 4 है और ये हमारे माइनस का 4m, तो फिर उसे अलग से लिखो। अब 4m को पहले लिख देते हैं और प्लस का 4, अब वापस से सेम, अब हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 और m, ये 4m और ये 4, और अब साइन चेंज कर दीजिए। अब ये बिल्कुल और बिल्कुल क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो कितने टाइम डिवाइड हुआ, m² -4m। ये बात मैंने आपको सिखा दी, लेकिन आप ऑलरेडी जानते हो डिवाइड कैसे किया जाता है। और m+1, ये किसी का परफेक्ट होल स्क्वायर है, जरा चेक करें, तो ये m-2 का होल स्क्वायर है। और अगर इन तीनों फैक्टर को अलग अलग 0 करोगे तो m की वैल्यू इससे कितनी आएगी, 2, इससे भी 2, और इससे कितनी आएगी, -1। तो m की कितनी वैल्यूज आएंगी, 3। और आनी भी है कि m में कितने पावर में इक्वेशन है, ये 3 घात की, तो m के 3 मान मिले, कभी 3 घात की समीकरण, 3 ही रूट्स आए। अब देखो हम CF कैसे लिख, अब देखिए ये दोनों रूट्स सेम, 2 2, दोनों रूट सेम है। जब मूल रिपीट हो, जब मूल क्या हो, रिपीट, वो भी 2, जब 2 मूल रिपीट होते हैं CF कैसे लिखते हैं, C1 + C2x,
और e की पावर यहाँ पे आएगा 2x और c3 e की पावर, और ये कौन है -1, तो -1 इंटू एक्स। ऐसे सिखाया ना मैंने आपको cf लिखना, c1 प्लस c2x e की पावर mx, फिर c3 की पावर m3x यानी तीसरा मूल। और अभिष्ट हल, कौन सा हल, ये लाइन अवश्य लिख के आया करो लास्ट में। अभिष्ट हल y इक्वल टू सी एफ, और सी एफ की वैल्यू एक बार और अगेन लिख देंगे, यही हमारा क्या है, हल। अगर q की वैल्यू 0 नहीं होती, अगर इक्वल में 0 नहीं होता, तो हम पी भी निकालेंगे, लेकिन पी के लिए हमें आगे की एक्सरसाइज में जाना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार है नेक्स्ट लेक्चर तक। तो अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और प्रश्न लेते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं। ओके, मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, आप क्वेश्चंस कीजिए। 6A के एक और एग्जांपल है, बुक का देखिएगा। हम लेते हैं एग्जांपल नंबर 4। देखो एग्जांपल 4 क्या कह रहा है, पहले हम इसको लिख लेते हैं अच्छे से, और क्वेश्चन को सही लिखें, मिस्टेक ना करें, और एग्जाम में भी क्वेश्चन पेपर से जी थीटा इक्वल 0। अब आराम से सुनना इस एग्जाम्पल को, देखिएगा। थीटा कॉमन, तो एल ये d2 प्लस जी, और ये थीटा इक्वल में 0। अब हमने d किसको माना है, आराम से थोड़ा सा दिमाग भी लगाओ, हमने d किसको माना, d अपॉन dt को। और अब देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो d की जगह क्या लिखोगे, m, तो यहां से m की वैल्यू कितनी आई, प्लस माइनस रूट में, और सुनो ये g उधर जाएगा तो माइनस का g, और फिर l नीचे, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो मैं लिख देता हूं एक स्टेप और, माइनस जी अपॉन एल। और सुनो जब रूट लोगे m की वैल्यू, तो रूट में माइनस क्या होता है, आयोटा, रूट में माइनस क्या होता है, आयोटा, और ये 0। ये किसकी वैल्यू, एल्फा की, ये किसकी वैल्यू, बीटा की। तो रूट्स क्या है, m बराबर एल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। और यही मैंने सिखाया था कि अगर मूल क्या हो, एल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा हो, तो हम CF कैसे लिखते हैं, e की पावर एल्फा एक्स c1 कोस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। ये हमने सीखा था CF लिखने का तरीका, तो हम लिखते हैं CF। एल्फा तो 0 है, तो e की पावर एल्फा, मैं लिख देता हूं e की पावर एल्फा एक्स, एक्स नहीं आएगा, क्योंकि जब हम लिखते थे तब d क्या होता था, d अपॉन डी एक्स था, अपॉन में क्या आता था, x, लेकिन x की जगह स्वतंत्र चर बदल गया। अब स्वतंत्र चर कौन आ गया, t, तो e की पावर 0 t, c1 कोस बीटा, बीटा की वैल्यू रूट में g अपॉन l इंटू टी, प्लस c2 साइन रूट में g अपॉन l इंटू टी। ठीक, यहां तक कोई प्रॉब्लम। और अब सुनिए, अब अभिष्ट हल y इक्वल टू सी एफ लिखते हैं, लेकिन यहां ब्रैकेट के बाहर y नहीं है, थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू सी एफ, और सी एफ की वैल्यू क्या आई, देखो सी एफ की वैल्यू रही e की पावर 0, किसी की पावर 0 की वैल्यू 1, तो c1 कोस रूट में g अपॉन एल टी, और c2 साइन रूट में g अपॉन एल और ये टी। अब देखो अच्छे से आगे बढ़ते हैं, आंसर तो यही है हमारा, लेकिन प्रश्न ने कोई कंडीशन भी दी है, और कंडीशन क्या दी है वो अच्छे से सुनो, कि C1 और C2 की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन क्या दी है, तो अब हमें कितने मान चाहिए, 2, तो फिर कंडीशन भी कितनी दी होंगी, 2। तो देखो हम पहले एक काम करते हैं, ये थीटा है, इस थीटा का डिफरेंशिएशन कर देते हैं टी के रेस्पेक्ट में, तो C1 कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, ये तो कोस का हुआ, फिर इसका भी तो होगा ना, रूट में g अपॉन एल तक कांस्टेंट, और t का t के रेस्पेक्ट में 1, C2। अब साइन का कितना, कोस
और ये रूट में जी अपॉन एल। ठीक, अब देखिए, अब कंडीशंस देखते हैं हम बुक में क्या क्या कंडीशंस दे रखी हैं, और इसको एक इक्वेशन दे देते हैं 1, क्योंकि यही हमारे आंसर है। बस C1 और C2 की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे। तो कंडीशंस क्या दे रखी हैं, देखिए t इक्वल टू 0 पर पहली कंडीशन दे रखी है, t इक्वल टू 0 पर थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा 0, और t इक्वल टू 0 पर डी थीटा अपॉन dt कितना है, 0। तो देखो इधर आराम से सुनो, t इक्वल टू 0 पर थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा 0, तो वो रहा। चलो रखो, इस वाले में रखो इक्वेशन 1, थीटा की जगह थीटा 0, t की जगह 0, तो कोस 0, यहाँ t की जगह 0 रखेंगे ना, कोस 0 1, तो C1, और उधर साइन 0, साइन 0 0, तो C1 की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा 0। अब t की वैल्यू 0, तो d थीटा अपॉन dt 0, ये रहा d थीटा अपॉन dt, इसकी जगह रखेंगे हम 0। साइन 0, t की जगह 0 रखना है ना हमको, तो साइन 0 0, और cos 0 1, तो इक्वल में क्या है, C2 रूट में g अपॉन एल, और ये भी 0 में चला जाएगा, तो C2 की वैल्यू कितनी आ गई। तो इस तरीके से हमने C1 भी निकाल लिया और C2 भी निकाल लिया। अब ये जो C1 और C2 के मान हैं, ये कहां जाएंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इसमें चले जाएंगे और लास्ट में लिख देंगे, यही हमारा क्या है, अभिष्ट हल, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि हम CF कैसे निकाल रहे हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या था कि हमको C1 और C2 की वैल्यूज पूछ ली, तो क्या दिक्कत है, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज भी निकाल ली। तो अब आप इसके क्वेश्चंस करें 6A के, है ना, क्वेश्चंस बहुत सिंपल है। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिएगा बुक के। क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर है 13, d2i अपॉन dt स्क्वायर प्लस कैपिटल R अपॉन एल, और ये di अपॉन dt, प्रश्न को मैं अच्छे से लिख लेता हूं, एक बार अच्छे से सुने, और I अपॉन एल सी, और कंडीशन देखिए कहां, जहां R स्क्वायर C बराबर 4L, और हाँ ये कैपिटल R C और कैपिटल L ये सारे कांस्टेंट है। कैसे हैं, कांस्टेंट। ये प्रश्न हमने दिया है, और इसको सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे इसका, आराम से। पहले सिंबॉलिक फॉर्म, अरे वाह, d बट्टा dt, वापस से d अपॉन में dt आ गया, तो हम d किसको एज्यूम करेंगे, d अपॉन dt को। अब देखिए I और I कॉमन लो, तो d2 प्लस R अपॉन L, ये d प्लस 1 अपॉन एल सी, और ये I इक्वल टू 0। सबसे पहले बनाओ ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो d की जगह m क्या रखोगे, m रखोगे, और 1 अपॉन में एल सी इक्वल टू 0। अब इसके डायरेक्ट फैक्टर नहीं हो सकते देखो, लेकिन हाँ m की पावर 2, ये तो एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम श्रीधराचार्य विधि, कौन सी विधि, श्रीधराचार्य, उससे करेंगे हम। देखो सूत्र याद है आपको श्रीधराचार्य का, चलो मैं लिख देता हूं एक बार और, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या कहता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये याद होना चाहिए सबको, श्रीधराचार्य का मेथड। माइनस बी बोल ले तो x का कोफिशिएंट, तो यहाँ m का कोफिशिएंट कितना है, r अपॉन एल, प्लस माइनस बी स्क्वायर, इसी का ही स्क्वायर करना है, r स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, माइनस 4, a की वैल्यू 1, m स्क्वायर कोफिशिएंट, और c की वैल्यू 1 अपॉन एल सी, अपॉन में 2a, चलो डिवाइड कीजिए, माइनस r अपॉन 2l प्लस माइनस, अरे एल स्क्वायर सी एलसीएम आएगा इसमें, तो एल स्क्वायर और ये सी एलसीएम लोगे तो एक सी इधर जाएगा, तो आर स्क्वायर सी माइनस 4l, और हाँ आर स्क्वायर सी और 4l तो ये इक्वल है, देखो आर स्क्वायर सी इक्वल टू 4l।
अब ये इक्वल है तो ये सेम सेम है, सेम सेम जगह तो जीरो, तो रिजल्ट क्या गया, एम की वैल्यू -r/2l। अब सुनो, m की पावर कितनी है, 2, ये द्विघात समीकरण है, लेकिन ये तो जीरो ही हो गया, तो m की क्या a की वैल्यू आएगी क्या, नहीं, m में द्विघात समीकरण तो मूल भी कितने मिलेंगे, 2। अब दूसरा मूल का है, दूसरा मूल ये खुद ही है, सेकंड रूट ये सेल्फ ही है, सेकंड रूट भी यही है, रिपीट हो गए रूट्स, क्या हो गए, रिपीट, तो यही है, सेकंड रूट भी है ना। अब चलिए, अब देखिएगा CF कैसे लिखना है, CF मूल रिपीट हो रहे हैं, पहली बात तो ये, तो C1 + C2 x नहीं t आएगा, C1 + C2 x नहीं आएगा, t आएगा, तो C1 + C2 t, और e की पावर अल्फा x, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, -r/2l, और ये t, ऐसे लिखेंगे ना, मूल रिपीट होते तो CF कैसे लिखते हैं, C1 + C2 x e की पावर अल्फा x, x की जगह क्या आएगा, t, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, देखो d/dt है। और अभिष्ट हल, चलो अभिष्ट हल आप सोचो क्या आएगा, यहां पे कौन है, i, y नहीं है, इसलिए i = CF, ये मिस्टेक नहीं करें आप, तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें। तो यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर इक्वल में जीरो है तो आपको ओनली CF निकालना है, CF का वर्किंग मेथड 1/1 हमें याद होना चाहिए, और अपने आप याद हो जाएगा जब आप क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले वही ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालिए, रूट्स फाइंड आउट कीजिए, डिफरेंट रूट्स हैं तो हम CF कैसे लिखते हैं वो तरीका आपको आता है, रिपीट हो जाए तो आपको आता है। हाँ, फैक्टर करना इंपॉर्टेंट है, फैक्टर में आप परेशान ना हो, फैक्टर आराम से करें, क्वेश्चंस में जल्दबाजी ना करें। फैक्टर में ये सोचें, अगर डायरेक्ट फैक्टर हो रहे हैं तो अच्छी बात है, कर दीजिए, लेकिन अगर डायरेक्ट फैक्टर नहीं हो रहे, अब अगर इक्वेशन 2 घात में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो श्रीधराचार्य मेथड लगाओ, और अगर 3 पावर में क्यूबिक है, या 4 में या 5 में, तो डायरेक्ट फैक्टर होंगे या तो, और अगर डायरेक्ट फैक्टर नहीं होता, अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने सिखाया था आपको कि कोई वैल्यू पुट करो और चेक करो किस वैल्यू पर वो इक्वेशन क्या हो रही है, जीरो, तो एक फैक्टर निकालिए, और उस फैक्टर का फिर उसमें डिवाइड करके सेकंड फैक्टर निकालिए, जो मैंने तरीका भी थोड़ी देर पहले सिखाया था आपको। तो आज आप इस 6A एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट करें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें कीजिए, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे पीआई कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है, पीआई कैसे निकालते हैं, पीआई का मेथड सीखेंगे। तो बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी के साथ ओके, गुड बाय सभी को।